जय जोहार, जय हिंद। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में से एक रहेगा, जो नेशनल रैंकिंग है हमारे यूनिवर्सिटीज़ का, और एक जो नमूना पंजीकरण प्रणाली या सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू कुछ जो जनसंख्या या डेमोग्राफिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आया है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला न्यूज़, उससे पहले हम लोग देख देते हैं, जैसे कि आज दुनिया में देख रहे हैं करंट अफेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाइप चल रहा है। ठीक है। और सब जगह पे एआई बातें चल रही है। सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक का चल रहा है। तो सेमीकंडक्टर में क्रिटिकल मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब क्या है कि समंदर से अब टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग देश समुंदर से जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मिनरल निकालना चाहते हैं। इसी संदर्भ में है। तो जो भारत के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ठीक है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्रों में भारत की हित की रक्षा हेतु एक नए कानून को लागू करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता, जिसको हाई सी ट्रीटी के अनुरूप होगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो आपको पता रहना चाहिए यूनाइटेड नेशनल जो क्लॉज ऑफ सी है, जो सी लॉ बनाते हैं। और अभी तक हम लोग ने क्या है कि कुछ क्षेत्र के बाद, जैसे देखेंगे इसके बाद, कि हम सी को, समंदर को पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं। और इसी इसी वे में जो अलग अलग कंट्री हैं वो समुद्र के अंदर भी मिनरल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल नेशनल जुरिडिक्शन, तो उसके तहत बहुत सारे यहाँ पे समझौता करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारत भी अपना नियम कानून बना रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हम लोग ने पता चला कि हर एक कंट्री का एक जो है, जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है, वो लगभग लगभग 200 नॉटिक माइल तक रहता है। यहाँ पे आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद का जो तट के बाहर वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग हाई सी बोलते हैं। और देखिए वर्ल्ड का मैप जो है, ये आपका जो फिजिकल बाउंड्री खत्म हो जाते हैं, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक आप वहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के थ्रू आप खनिज निकाल सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो। और उसके बाद वाला जो एरिया है वो हाई सी हो जाता है। लगभग 84-64% जो वर्ल्ड का ओशन है हाई सी में आता है। और 45% जो अर्थ का सरफेस यहाँ पे रहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जगह हो जाता है जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मिनरल को खोजा जा रहा है, और अलग अलग देश इसके लिए समझौता कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, जो भारत का जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी बायो थ्री नीति, बायो थ्री मतलब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इस नीति के तहत भारत में लगभग 16 बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात किया गया है, ताकि उसमें जो एपीआई होता है, एपीआई जो इम्पोर्टेंट होता है ड्रग्स बनाने के लिए, जो उसका रॉ मटेरियल जिसको एपीआई बोलते हैं, वो बायोफ्यूल एंजाइम्स, बायो फर्टिलाइजर्स हेतु जो जैव प्रोडक्ट का उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए तो अलग अलग 16 बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जा रहे हैं। तो अब जैसे देखते हैं कि बायो पॉलीमर बन सकता है, बायो केमिकल्स बन सकता है, बायो एडहेसिव बन सकता है, बायो मेडिसिन बन सकता है, बायो पेस्टिसाइड बन सकता है। ये किसके अंदर हो रहा है? जो बायो थ्री नीति के तरफ, पॉलिसी के थ्रू। और एक किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं जब हम लोग, तो हम लोग का जो बायोटेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते जा रहे हैं हम लोग के लाइफ में। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है, और दूसरा क्रिप्स 9 टेक्नोलॉजी का, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारा चीज़ रिवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहा है।
और जैव प्रौद्योगिकी में अगर हम लोग देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी में सरकार ने बहुत इम्पोर्टेंट पहल लिया है। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन लॉन्च किया है, वन हेल्थ कंसोर्टियम बनाया हुआ है, और इसी तरह के राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति बनाया है। अटल जैव अनुसंधान बायोटेक मिशन, तो अटल जो मिशन है उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिल गया है, और इसमें बायो पार्क भी बना रहे हैं। साथ ही साथ जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, ये भी जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके पहल है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब कल आपने देखा होगा कि सात 7 दिसंबर 2025 कल के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के कारण जो है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के कारण कैसे चंद्र ग्रहण हो गया कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ गया पृथ्वी, जिसके कारण जो प्रकाश नहीं जा पाया, बोल सकते हैं ऊर्जा नहीं जा पाया, तो यहाँ पे और छत जो धरती है, धरती का छाया पड़ गया। तो उसके कारण वहाँ पे क्या है, फुल मून का ये टाइम रहता है, इसको बोला जाता है। और इसके कारण जो है, जो मून का जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश शिफ्ट हो जाता है। डॉपलर इफेक्ट जानते होंगे, रेडिश शिफ्ट हो गया। ठीक, तो ये दिख रहा था, आप देखे भी होंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, वो है एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आया है, उसका जो न्यूज़ है, जिसमें सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आया है 2023 का, जिसमें नमूना पंजीकरण प्रणाली के थ्रू तो बहुत सारे जो कुछ इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक इंसिडेंट इसमें बताए हैं जिसको हमको जानना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेशियो। वो 2023 में जो है 1.9 हो गया है, घट की। जो पहले क्या है कि 2.1 था, वो 1.9 हो गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो है, वो बिहार का है, और सबसे कम जो है वो दिल्ली का है 1.2। ये क्या बताता है, ये जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो है, कुल प्रजनन दर है, वो एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्ष यानी कि 15 से 49 वर्ष के दौरान अपेक्षित बच्चों की औसत जनसंख्या कितना है, यानी कि कितना बच्चे वो पैदा कर सकती है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और रिप्लेसमेंट रेशियो 2 के आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ सालों के बाद ये सेचुरेट हो जाए। और कई सारे देशों में जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, वो कंसर्निंग विषय है, क्योंकि उसके कारण क्या है कि उनका जो जनसंख्या है, उसका जो पिरामिड का जो आकार है वो चेंज हो जाएगा। और वहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो जैसे कि मोस्टली विकसित कंट्री है गया, जो आपने देखा होगा, इटली हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान है, वहाँ का पॉपुलेशन श्रिंकिंग हो जा रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम भी है। तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि 2.1 से ये आसपास है, और लेकिन ये 1.9 है, और ये घटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब 1.5 से और नीचे चले जाता है तो बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी रिसेंटली चाइना का जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसमें दिखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट जो इसी रिपोर्ट का जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। ये है कि जो क्रूड चाइल्ड रेट है, क्रूड चाइल्ड बर्थ रेट है, या भी बोल सकते हो अशोधित जन्म दर है, वो 1000 में 19 से कम होके 18.4 हो गया है। मतलब जो 1000 की जनसंख्या में, ठीक है, 1000 की जनसंख्या में प्रति वर्ष जीवित जन्मों की जो संख्या है वो थोड़ा कम हो गया है। यानी कि ये भी बता रहा है कि जो नंबर ऑफ पीपल, जो बच्चे हैं, वो कम हो रहे हैं। पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला डाटा। और जन्म के समय, अगर हम लोग जन्म के समय अगर लिंगानुपात देखा जाए, यानी कि सेक्स रेशियो देखा जाए जन्म के समय, 2021-2023 में भारत का में जो प्रति 1000 लड़के के पर 917 लड़कियां थी। ठीक है ना, लड़कियां कम है। और जैसे जानते हैं कि इसका बहुत सारा रीजन है। एक तो मेटा सन ऑफ रेफरेंस जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, और सोशल कंडीशन और सोसाइटी का जो थिंकिंग है वुमेन और मेन के रोल को लेके, बच्चे और बच्चियों को लेके वो है। और लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो
चाइल्ड सेक्स रेशो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेगा 9.74, और न्यूनतम जो है वो उत्तराखंड में है 8.67। अगला इंपॉर्टेंट डाटा देखते हैं। तो ये अभी हम लोग देखें, जो बर्थ पर थाउजेंड, ठीक है, बर्थ पर थाउजेंड जो रेट है वो 8.4 है। डेथ क्या है, 1000 में कितने डेथ हो रहे हैं, तो 6.4 हो रहे हैं। आज भी जो इसी कारण है 8.4 जन्म हो रहे हैं, 18.4 जन्म हो रहे हैं और 6.4 डेथ हो रहे हैं। और इन्फेंट डेथ जो है पर 1000 में 25 है। तो इसको और भी कम कर सकते हैं अगर हम लोग अपना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और अच्छा कर सकते हैं तो। नेक्स्ट है राजस्थान। ने एक बिल पारित किया है, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में जो कोचिंग का हब बन गया है, और स्पेशली आईआईटी जेईई में जेईई के बच्चे लोगों का, और वहाँ पे सुसाइड की टेंडेंसी भी, सुसाइड रेट भी बढ़े गए हैं बच्चे लोग के। तो इसके लिए क्या है कि राजस्थान के असेंबली ने एक राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल 2025 पास किया है, और ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को रोकना चाह रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे जो एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए बोल रहा है, एक रजिस्ट्रेशन मैंडेट करने की बोल रहा है, बेटर फैसिलिटी देने की बात कर रहा है ताकि जो काउंसलर हो अवेलेबल हो, और स्टूडेंट के हेल्थ के ऊपर फोकस करने की बात की गई है, और जो चीज़ों को नहीं मानेगी लाइसेंस को, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनाल्टी की भी बात कही गई है। नेक्स्ट जो आज का इम्पोर्टेंट न्यूज में से एक है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने एक नेशनल रैंकिंग जो बनाया है उसको लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है क्या, इंडियन रैंकिंग 2025, जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू लॉन्च किया गया। ये 2016 से लॉन्च कर रहे हैं, और इससे हमको पता चल रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी इस टॉप में है, कौन सा यूनिवर्सिटी में किस हिसाब से रिसर्च हो रहा है। तो ऑल फिर से जो आईआईटी मद्रास है वो डोमिनेंट पोजीशन लेके आया है, फर्स्ट पोजीशन ओवरऑल कैटेगरी में। ये लगातार ये 7वां साल है, और इंजीनियरिंग में वो फर्स्ट है, टॉप 10 साल से फर्स्ट है। दूसरा जो इसको देखा जाए तो इसमें आईआईएससी जो बेंगलोर है वो टॉप यूनिवर्सिटी के रूप में उभर के आया है। आईआईएससी बेंगलोर जो है टॉप यूनिवर्सिटी के रूप में उभर के आया है, आईआईटी बेंगलोर, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ वो भी कंसिस्टेंटली 10वां साल है ये भी। तो ये 2015 में रिलीज हुआ था, सॉरी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो डोमिनेंट जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि आईआईएम के कैटेगरी में देखा जाए, आईआईएम के कैटेगरी में देखेंगे तो आईआईएम अहमदाबाद नंबर 1 पे है। एम्स में देखा जाए तो दिल्ली एम्स आगे है, और आर्किटेक्चर में देखा जाए तो आईआईटी रुड़की, और जो लॉ यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो बेंगलोर का लॉ यूनिवर्सिटी, ये कंसिस्टेंटली टॉप में है, ठीक। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दिल्ली का डोमिनेंस अभी भी बचा हुआ है, स्पेशली जब आर्ट्स की बातें करते हैं तो जो दिल्ली कॉलेज है वो नंबर 1 में डोमिनेट कर रहा है। और अगर देखा जाए तो टॉप 10 में 6 जो हैं वो दिल्ली से ही हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आईआईटी मद्रास, तो इसको देख लिए यहाँ पर। नेक्स्ट अगर एक्सपेंशन, अब देखो ये नेशनल रैंकिंग का आने के बाद हमें पता चल गया कि कौन कौन से जो कॉलेज हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका पास रिकॉर्ड हो जा रहा है, और साथ ही साथ जो मार्केटिंग में भी लोगों को जो कुछ को फ़ायदा हो रहा है, और कुछ को जब काम करना पड़ रहा है, परफॉर्म देना पड़ रहा है इस चीज़ में। और अगर देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वो बढ़ते जा रहा है, उनका कैटेगरी भी बढ़ा है, कैटेगरी भी बहुत सारे कैटेगरी बढ़े हैं। साथ साथ में जो नंबर ऑफ नए तरीका के जोड़ रहे हैं, जैसे कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी कौन आगे हैं, उसमें भी आईआईटी जो मद्रास से टॉप किया है। और अगर देखा जाए तो पहले जो 7,692 इंस्टीट्यूशन थे, आज लगभग 14,163 इंस्टीट्यूशन ने सबमिट किया है, और ये बहुत ही 2016 से बहुत ही हाई जंप है। और कुछ यूनिवर्सिटी जो उभर के जो आ रहे हैं उसमें से हमारा है जामिया हमदर्द है, ठीक है, जो फार्मेसी के लिए,
ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू है, ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू है, और स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बोसिस नाम आगे आया है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली का IARI, जो दिल्ली का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो है। चलो इसकी संबंध में हम कंप्लीट करते हैं, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है जिसको आपको लिखना है वो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज रैंकिंग 2025 रिलीज अंडर नेशनल institutional ranking framework by the Ministry of Education. How do this ranking help improving quality, transparency, inclusivity and strategic development in higher education in India? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत रैंकिंग 2025 के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये रैंकिंग भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समावेशिता और रणनीतिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और डायरेक्टली हमें युवा चैलेंज जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी भेज सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।